चलिए देखिए, अपन आज पढ़ेंगे क्या पर्यावरण का तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसमें लगभग हमें 2 दिन खत्म करने में इसको लगेंगे। तो देखिए, इसका पहला पार्ट हम लेके आए। इसमें सबसे पहले क्या है कि पौधा किसे कहते हैं। तो पहली बात तो ये सिंपल सी बात है कि पौधे वो होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और जमीन से जल लेते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं, और उन पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है। और वो क्लोरोफिल जो होता है ये मिलकर के हम कह सकते हैं कि ये जो पौधे होते हैं इनकी जो पत्तियां हैं, हमने क्या कहा आपसे कि जमीन से क्या लेते हैं, वो जमीन से लेते हैं जल। क्या लेते हैं, जल को हम कहते हैं H2O। क्या कहते हैं, H2O। साथ में वो वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और साथ में उनका जो सूर्य का प्रकाश सूर्य का प्रकाश होता है, और क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसकी उपस्थिति में वो जो भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम, C6H12 और O6। ये जो होता है इसे कहते हैं हम क्या, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। और साथ में वो मुक्त करते हैं O2, ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त करते हैं। इसलिए हम कहते हैं पौधों को क्या, उत्पादक। क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और सभी जंतु क्या होते हैं, उपभोक्ता, जो उसके उनके द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे। आपके नोट्स में से ये PPT है, आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है तो अच्छे से देखना है इसको। अगर इसको भी YouTube पे देखो तो आपको ये थोड़ा सा धुंधला दिख सकता है, अगर बाकी जो पिक्चर क्वालिटी है, क्योंकि मैं इसको YouTube पे डाल देता हूँ वीडियो को, पिक्चर क्वालिटी 720 कर लिया करो। जानते हो ना, 340 पिक्सल एडवांस में जाके उसको कर लिया करो। 720 या 1000 उसमें देखोगे तो फिर अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो भाई देखिए, हम जो पौधों की बात कर रहे हैं, तो पौधे जो होते हैं प्लांट, इनके बाद नोट्स हमारे में क्या लिखा है कि पौधे पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ठीक है, दुनिया भर में, पूरी दुनिया वृक्षों से हरी भरी है, जो विभिन्न वातावरण में उगते रहते हैं। रेगिस्तानों में उगते हैं, महासागरों में उगते हैं, दलदल में उगते हैं, पहाड़ों पे उगते हैं। कुछ पौधे जल में उगते हैं तो कुछ भूमि पर उगते हैं। कुछ पौधे ठंडे स्थानों पर बर्फ में उगते हैं तो कुछ पौधे गर्म रेगिस्तानों पे मरुस्थलों में भी उगते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। उन क्षेत्रों को उनका प्राकृतिक निवास कहते हैं, जहाँ के पौधे जैसे होते हैं वो उसी माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, इस समय विश्व में लगभग 3,80,000 पौधों की जातियां हमें ज्ञात हैं। पूरी दुनिया में लगभग हम कह सकते हैं 4 लाख के आसपास पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। बते बते आम, नींबू, इमली, छोटे छोटे पौधे, बिना फूल जड़ों वाले पौधे, पत्ती, दुआ से लेकर घास से लेकर झाड़ियों से लेकर कितने प्रकार के पौधे। पौधे को 2 मुख्य जातियों में बांटा जा सकता है, एक तो जलीय पौधे और दूसरे स्थलीय पौधे। अगर हम पौधों को 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं तो पौधे 2 प्रकार के होते हैं, जलीय पौधे और स्थलीय पौधे। जलीय पौधे मतलब आप देखें, आपने देखा होगा कि ये कमल का पौधा है, ये कुमुदनी का पौधा है ना, ये हमारा जो हम आजकल व्रत में खाते हैं सिंघाड़ा, तो सिंघाड़ा ऐसे पानी में उगता है ना, ऐसे पानी के अंदर कुछ घास भी पैदा हो जाती है। तो ये कुछ जलीय पौधे। देखिए, बात कर रहे हैं हम, तो पहले हम जलीय और स्थलीय। स्थलीय तो हमको दिखाई देते ही हैं जमीन पर, आम, इमली, नींबू, ये सब क्या है, स्थलीय पौधे हैं। जलीय पौधे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जलीय पौधे 3 प्रकार के होते हैं। मुक्त तैरने वाले पौधे, क्या कह रहे हैं, जलीय पौधे, जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ये 30 खरब वर्ष पहले पृथ्वी में उगने वाले प्रारंभिक पौधे जलीय पौधे। सबसे पहले जीवन कहाँ में आया था, समुद्र में आया था। आपने देखिए काई, जिसे हम चोई भी कहते हैं, हरे रंग की, जिस पर बड़ी फिसलन होती है, अगर हम पैर धरेंगे तो फिसल जाता है। भाई ये जो चोई होती है इसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं नील हरित शैवाल। क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार के पौधे होते हैं,
एक प्रकार के पौधे होते हैं। सबसे पहले दुनिया में यही पौधे का निर्माण हुआ था और इन्हीं पौधों से फिर बड़े पौधे और फिर स्थलीय पौधों का विकास हुआ। जीवन ही सबसे पहले जल में आया था और जल में किस रूप में आया था? इन नीलहर शैवाल या चोई या काई के रूप में, ठीक है। और इससे ही सभी प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण हुआ है, ठीक है। लेकिन जलीय जो पौधे वो 3 प्रकार के होते हैं। मुक्त तैरने वाले पौधे, अब आप समय मुक्त कह रहे हैं तो जो पौधे जल की सतह पर तैरते रहते हैं, मुक्त तैरने वाले पौधे कहलाते हैं। इनकी जड़ें पानी के नीचे मिट्टी में नहीं धसी रहती, मतलब जड़ा भी कैसी रहते हैं? अथफरी रहते हैं, जमीन में नहीं रोए, पानी पानी में तैरत बस। जैसे अपन अपने घर पे वो लगाते हैं मनी प्लांट, आपने देखा ना, उसमें कुछ जड़ें थोड़ी मिट्टी में जाती हैं, पानी पानी मुक्त है वो तो धसी रहती हैं। छोटे हल्के और छिद्रयुक्त होने के कारण ये तैरते रहते हैं। इनका वजन कम होता है, इनमें छिद्र होते हैं, फोरे होते हैं, फोरे जानते हो ना, कम वजन वाले। वाटर हाइसिंथ, डार्कबेक, सिंघाड़ा, ये सब कैसे हैं हमारे? वाटर हाइसिंथ, डार्कवीड और सिंघाड़ा मुक्त तैरने वाले, जिनमें जड़े वाले मिट्टी में नहीं धसी रहती, फ्री तैरते रहते हैं। दूसरे हैं स्थिर तैरने वाले पौधे, मतलब जिनकी जड़ें गहराई में जाकर कायम धस जाएंगी मिट्टी में, उनका तना कहाँ रहेगा? पानी से ऊपर रहेगा। गहरी जड़ों वाले पानी के नीचे मिट्टी धसी रहती है, इनका तना लंबा खोखला होता है, इनकी पत्तियां पानी के सतह के ऊपर तैरती हैं, पत्तियां छिद्रयुक्त होती हैं, इनमें वायु भरी रहती है, छोटे छोटे बलून बने रहते हैं, छिद्र भरे रहते हैं, जिसमें उनमें क्या भरी रहती है? हवा भरी रहती है, ताकि वजह से वो पानी के ऊपर तैरती रहती है, हल्की रहती है, ठीक है। श्वास लेने के लिए पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, छिद्रों क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। पत्तियों में छिद्र होते हैं, केवल उनके ऊपरी सतह पर ही होते हैं। कुमुदनी और कमल स्थिर तैरने वाले पौधे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो सिंघाड़ा है, ये सिंघाड़ा है, ये कैसा है? मुक्त तैरने वाला। लेकिन मैंने कहा ये कुमुदनी है और ये कमल है, तो इनकी जड़ें जो है ये नीचे तक पहुंची है, मिट्टी तक। और लास्ट हमने कहा जल निमग्न पौधे। जल निमग्न पौधे से मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे जो कि जमीन पानी के निमग्न, पानी के अंदर, पानी के मग्न का मतलब होता है डूबा हुआ। क्या होता है? डूबा हुआ। तो ये देखिए आप, ये जो घास है आप देख पा रहे हैं, ऊपर पूरा पानी भरा, पानी के नीचे ये मिट्टी है, पानी में ही उग रही है, तो जल में ही ये डूबी हुई है, इसे क्या कहेंगे? जल निमग्न। तो ये स्थिर जलीय पौधे हैं जो पौधे जल में पूरी तरह डूबे रहते हैं। इनकी पत्तियां रिबन जैसी और कम चौड़ी होती हैं, किंतु पत्तियों में कोई छिद्र नहीं होता। ये अपने पूरे शरीर की सतह से जल में घुली वायु को श्वास लेते हैं, ठीक है, और जल को स्वच्छ रखने में सहायता करती हैं। यही कारण है कि इन्हें जलशाला में उगाया जाता है, जहां पानी होता है। पॉन्ड बीट, टैप ग्रास, हाइड्रिला, हाइड्रिला का नाम सुना? ये सब काय में होते हैं। पॉन्ड बीट, टैप ग्रास, ये टैप ग्रास है जो मैंने फूड बताया, हाइड्रिला, ये सब कैसे हैं? जल निमग्न पौधे हैं। जल निमग्न जल में डूबे हुए। ये आप उधर देख सकते हैं, ये है पॉड ग्रास। अब हम बात कर रहे हैं काय की? स्थलीय पौधे। कौन से पौधे? स्थलीय पौधे। अब स्थलीय पौधे मतलब जमीन पर उगने वाले पौधे। जमीन पर उगने वाले पौधों को मैं कहूं कि भाई अधिकतर पौधे भूमि पर उगते हैं, जिन्हें हम स्थलीय पौधे कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा सजीव भी एक भूमि पर उगने वाला वृक्ष ही है, जिसका नाम क्या है? सिकोया। ये कहाँ पर है? अमेरिका के कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया में सिकोया नाम का वृक्ष दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष है, ठीक है, ओके। इसकी ऊंचाई 83 मीटर है, उसके तने की चौड़ाई 24 मीटर है। तो फोटा कह दी कि सर क्लास ला रहे हैं। इसे जनरल सैरमर्न भी कहा जाता है। भूमि पर उगने वाले पौधे, कट गया, ले रहा उठा, दोबारा आया तो उठा कह देगी। सामान्य भूमि पर उगने वाले पौधे, क्या ये क्या कहा कि दुनिया का सबसे ऊंचा जीव क्या है? एक पेड़ ही है जिसका नाम सिकोया है, जो कहां पर है? कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, है ना, जिसे हम शेरमैन भी कहते हैं। देखिए अब हमने इसको भूमि पर उगने वाले पौधों को हम इन कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे पहला सामान्य भूमि पर उगने वाले, जैसे हमारी जमीन है वो सामान्य जमीन है, ना बहुत ऊंची है ना बहुत नीची है, ना दलदल है ना रेगिस्तान है, कुछ नहीं है, सामान्य जमीन है नहीं अपनी। मैदानों में वृक्ष अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, पर्याप्त
गर्मी सर्दी सहन कर लेते हैं। पीपल हुआ, आम, बरगद, शीशम आदि बड़े वृक्ष हैं। इन वृक्षों में बहुत सी शाखाएं, दूर तक फैलने वाली जड़ होती हैं। सूरजमुखी, सरसों, गेहूं, चावल, ये सभी आप देखते हैं हमारे इधर मैदान में उगते हैं। पीपल है, आम है, गेहूं है, चना है, सरसों है, मटर है, छोटे पौधे, बड़े पौधे, वृक्ष, पौधे, झाड़ियां, बात समझ रहे हो। कुछ पौधे होते हैं जो समुद्र के किनारे उगते हैं। समुद्र के किनारे जैसे आपने देखा होगा बीच, समुद्र का बीच है, वहां पर आपने पौधे देखे होंगे। जैसे ये समुद्र के बीच के पौधे देखिए आप, ये समुद्र के बीच के पौधे किनारे, ये अपना पाम है या नारियल का पेड़ है। केरल में, तमिलनाडु में किनारों पर, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है। ये हमारे पहाड़ी पौधे हैं जो पहाड़ों पे उगते हैं ऐसे। और ये हमारे रेगिस्तानी पौधे हैं जैसे नागफनी, कैक्टस वगैरह, ये सब कैसे पौधे हैं? रेगिस्तानी पौधे हैं। तो नारियल, ताड़, काली मिर्च आदि समुद्र तट जैसे गर्म और नम स्थानों पर उगते हैं। टीक, रबड़, गन्ना भी ऐसे पौधे हैं। राइजोफोरा जैसे मैग्रोव प्रजाति के पौधे। अब ये मैग्रोव किसे कहते हैं? जो नमकीन या खारे पानी में उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम मैग्रोव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्रोव। जैसे कि अपना सुंदरबन डेल्टा ना पश्चिम बंगाल में, वहां पर जो इनकी जड़ें पानी से अपने तने को ऊंचा उठा के रखती हैं, क्योंकि यहाँ का पानी नमकीन होता है, ज़्यादा लवणीय होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, उससे तना खराब हो सकता है। तो पूरा का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में जो सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उसका पूरे एरिया का नाम ही क्या हो गया? सुंदरबन डेल्टा। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा। डेल्टा आप जानते हो नदी कहाँ मिलती है? समुद्र मिलती है। तो जब बहुत सी धाराओं में बढ़ जाए उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। समुद्र तट पर दलदल मुकते हैं। दलदल की मिट्टी चिकनी होती है, इसमें वायु नहीं होती, अतः जड़ें श्वास नहीं ले पाती और भूमि से ऊपर निकल आती हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? मिग्रोव। मिग्रोव क्या है समझ गए? नमकीन या दलदली मिट्टी में पैदा होने वाले पौधे। अब पर्वतीय पौधे आप जानते हैं, चाय के पौधे पर्वतों की ढलालदार सतह पर उगते हैं, सीढ़ीनुमा बनते हैं। आपने देखे होंगे चाय के बागान। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो ये देखिए, समझ रहे हो? ये क्या है? पहाड़ पर सीढ़ीनुमा खेत, जिन पर क्या है? चाय के बागान। तो पहाड़ों पर अब अगर ये सीढ़ी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? पूरा पानी ऊपर बरसेगा तो पूरा बह के आ जाएगा, पूरी मिट्टी को बहा के एक साथ नीचे ले आएगा, आ जाएगी। अगर हमने क्या बना दी? सीढ़ी बना दी। ये सीढ़ी पानी भरा, फिर आराम से उतरा इस सीढ़ी पे, फिर आराम से उतरा इस सीढ़ी, फिर आराम, एकदम बह के नहीं आ पाएगा। इसलिए मिट्टी पूरी नीचे नहीं बहेगी, ठीक है। तो आप देखें, हम बात कर रहे थे पर्वतीय पर चाय के पौधे पर्वतों की ढलान पर उगते हैं, क्योंकि उन्हें भारी वर्षा चाहिए, किंतु वे अपनी जड़ों में रुका हुआ जल सहन नहीं कर पाते। ढाल पर पानी बह जाता है, रुकता नहीं। और भारत में असम और दार्जिलिंग के पर्वत क्षेत्रों में चाय उगाई जाती। पर्वतों के सामान्य पौधे जैसे कि कॉनिफर, पाइन्स, ये आपके नोट्स में अच्छे से टिक कर लेना इनको। और इनकी पत्तियां सुई जैसी होती हैं। इनमें फूलों के स्थान पर क्या लगते हैं? कौन, शंकु लगते हैं। क्या लगते हैं? शंकु। कौन में ही इनके बीज होते हैं। और ये पर्वत की भारी ठंड और भारी वर्षा को सहन कर जाते हैं, जैसे कि कॉनिफर्स, पाइन्स, सीडर जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? देवदार। फर, पाइन जिसे हम क्या बोलते हैं? चीड़ बोलते हैं। तो कौन है ऐसे ट्री जो होते हैं? क्रिसमस ट्री ऐसे वृक्ष होते हैं। स्प्रूस है ना, स्प्रूस, पाइन, फर, सीडर, देवदार, चीड़, ये सब काय के पेड़ हैं? पर्वतों के, पहाड़ों पर पाए जाने वाले पेड़ हैं। इनका तना सीधा और शाखाएं कठोर होती हैं। इनका उपयोग क्रिसमस वृक्ष के रूप में होता है। अखरोट आदि फलों के वृक्ष भी पर्वतों पर ही उगते हैं। ये हमने देखा कि स्थलीय पौधे सामान्य भूमि पर, जो पीपल, आम, नीम, बबूल हमारे मैदानी क्षेत्रों में। समुद्र किनारे हमने कहा साहब नारियल का पेड़, पाम का पेड़, लौंग, इलायची, काजू के ये सब पेड़। पर्वतियों में हम बात करें तो पर्वतों में हम देखते हैं चाय के बागान, या फिर ये हमने फर, जुनिफर, कैनिफर, पाइन्स, देवदार, चीड़, जो शंकु आकार वृक्ष होते हैं वो सब कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों में पाए जाते हैं। ये हमने देख लिए, ये समुद्र तटीय, ये पर्वतीय, ये रेगिस्तानी,
तो रेगिस्तानी आगे देखते हैं अपन, रेगिस्तानी को मरुस्थली भी कहते हैं। अब ऐसे वृक्षों को कम पानी चाहिए होता है तो ये क्या काम करते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, क्योंकि ज्यादा पत्ती होंगी, पत्ती में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छिद्रों को हम स्टोमेटा कहते हैं, और जब धूप पड़ती है तो उन छिद्रों से पानी भाप बन बन के उड़ जाता है। अब जमीन में ऑलरेडी पानी कम है तो फिर वो पूरा पानी उड़ जाएगा तो पेड़ जिंदा कैसे रहे, इसलिए वो अपने वृक्ष अपने पत्ते ही गिरा देता है। ऐसी कंडीशन में पौधे जिंदा रहते हैं अगर पत्ती गिरा देते हैं। अब क्या है कि जब बहुत ही कम पानी है तो पूरी पत्तियां गिरा देगा, तो वृक्ष वह क्या करता है, वहां अपनी पत्तियों के स्थान पर कांटे पैदा करता है। क्या क्या पैदा करता है, कांटे। तो पत्तियां कायम बदल जाती हैं कांटों में, और इन पेड़ों का ऊंचाई भी बहुत छोटी रह जाती है। तो जो रेगिस्तान होते हैं, मरुस्थल, जैसे अपना राजस्थान का थार मरुस्थल, विश्व में सहारा मरुस्थल, वहां पर ऐसे ही छोटी छोटी झाड़ियां, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, जो कि क्या करते हैं, वहां पर कटीली और बिना पत्तियों वाले पौधे होते हैं। मरुस्थलों में हमेशा पानी कमी रहती है, अतः पौधों में पत्तियां नहीं होती हैं। इनका हरा मासल तना आपने देखा होगा ना, इस नागफनी एकदम मोटी पत्ती होती है, तना कैसा होता है, मासल मतलब मोटा। भोजन बनता है और संग्रह करता है। थुअर, नागफनी मरुस्थल के पौधों के उदाहरण है। कुछ पौधे परजीवी होते हैं जो दूसरों पर जिंदा रहते हैं, जैसे कुकुरमुत्ता आपने देखा है। कुकुरमुत्ता देखा कि नहीं देखा, कुकुरमुत्ता देखा है, हाँ। जैसे अपन मशरूम भी कहते हैं, कुकुरमुत्ता तो चौमासे में उगता है घूरों पे, घूरे जानते हो ना, हाँ, क्योंकि वहां अपन सड़ा गला भोजन, सड़ी सड़ाई चीजें फेंक देते हैं, है ना, तो उस पर इसे हम कहते हैं मृतोपजीवी। कुकुरमुत्ता को क्या कहते हैं, फफूंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंगस। फंगस ये मृतोपजीवी है, ये सड़ी गली चीज। आपको अच्छी जमीन, अच्छी मिट्टी में, अच्छे खेत में कुकुरमुत्ता हो गया, कभी नहीं हो गया। कुकुरमुत्ता कहाँ हो गया, घूरे पे हो गएगा, या सड़ा गला मटेरियल डाला जाएगा, क्योंकि ये मृतोपजीवी मतलब अपना भोजन मृत और सड़े पौधों से प्राप्त करते हैं। पौधों में हरा रंग पर्णहरित होता है, पर्णहरित नहीं होता, क्योंकि आपने देखा हो इनका रंग सफेद सफेद होता है, सफेद नीला काला होता है। अतः ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, क्योंकि ये अपना भोजन क्या करते हैं, जमीन से सोखते हैं, सड़े गले पदार्थों से। नाम क्या है, मृतोपजीवी। क्या है, मृतोपजीवी। अपना भोजन मृत और सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, परजीवी मतलब दूसरे पर जिंदा रहते हैं। वे दूसरे पौधों अथवा सड़े गले पदार्थों से भोजन संग्रहण करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, परजीवी। कुछ पौधे होते हैं कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधे यानी वे पौधे जो छोटे मोटे जंतुओं को फंसाकर खा जाते हैं। आपने शायद देखा हो, ये जो पौधा है, या ये जो पौधा है, यहाँ पर कोई कीड़ा वगैरह आता है तो ये गप से गिर जाता है इसमें, और यहाँ पर इसमें अंदर एक खोखला, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, लिक्विड। उसमें जाके सड़ता है वो, फिर ये पौधा उसके रस को धीरे धीरे सोखता रहता है। तो ये कैसा पौधा है, ये कीटजीवी, कीटभक्षी। कीड़े मकोड़ों, मकड़ी, झींगुर मींगुर इसमें बम गिर जाते हैं, इसमें से अच्छी स्मेल आती है, उस स्मेल से कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं, इसके पास आते हैं और दिमाग से गिर जाते हैं। अंदर है चिपचिपा लिक्विड भरा हुआ, उसमें डूब के मर जाते हैं, और उनसे ये पौधा क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। उनको मर जाते हैं, सड़ते गलते हैं, उनको सोख लेता है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भाई, कीटभक्षी पौधे। वीनस फ्लाई ट्रैप की प्रत्येक पत्ती के मुड़ जाने पर दो आधे होते हैं, जैसे ही कोई कीट पर बैठता है तो दोनों भाग मुड़ करके दबा लेते हैं। ऐसा कोई पत्ती कैसी खुली रहती है, इसमें जैसे कोई अंदर ऐसे कर लेता है, ठीक है, इसका रस चूस लेते हैं। पिक्चर प्लांट की पत्ती का एक सिरा घड़े की भांति होता है, जिसके साथ एक ढक्कन भी होता है। ये बताया ना, घड़े की सिरा होता है, ये सिरा है और ढक्कन है, ये टप गिर जाएगा तो बेटा बाहर में निकल पाएगा। ठीक है, जैसे ही कीट इसमें चला जाता है ढक्कन बंद हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं पौधों की संरचना की। पौधों की संरचना मतलब पौधे की बनावट, पौधा कैसे बनता है। देखिए, पौधा किसी भी पौधे से, मनुष्य का शरीर है कहाँ से बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से। ऐसे प्रत्येक पौधे का शरीर एक छोटी छोटी कोशिकाओं से बनता है। इन सेल को, इन कोशिकाओं को कहते हैं पादप कोशिका। आपने देखा होगा इस प्रकार से कोशिका होती है, आयताकार कोशिका होती है पौधे की कोशिका।
ऐसी आयताकार कोशिका। आपने ये चित्र बनाया होगा बचपन में, ऐसा बनाया था क्या, है ना, ऐसा। इसमें ये बीच में केंद्रक होता है और इस जो कोशिका के जो कवर ऐसे कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति, अंग्रेजी में कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, क्या बोलते हैं इसे, सेल वॉल बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक। केंद्रक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, पानी भरा होता है, जिसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं, इसमें बहुत सारे अंग होते हैं, लाइकोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, लवक, हरित लवक। तो ये कोशिका का निर्माण कैसे होता है। लाइट किरण आ रहा है, लाइट किरण की बात आ रही, देखिए मैं कह रहा हूँ पूरी बात का की आ गई। जा बंद कर दी खिड़की ये रे। जंतुओं की भांति पौधों में भी कोशिका से निर्मित ऊतक होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक। ऊतक माने टिश्यू। और ऊतकों से क्या मिलके बनते हैं, अंग। अंग माने ऑर्गन। अंगों से मिलकर क्या बनता है, शरीर, है ना। जो संरचना और कार्यों में एक समान होते हैं। पौधों के तने तथा जड़ एक प्रकार के ऊतक से ढकी होती हैं, जो उसका पूरा कवर रहता है, उपकला ऊतक टाइप, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, बाहरी त्वचा, उसकी छाल। पौधे में रक्षा करते था, उनकी जल को बनाए रखते हैं। आप जानते हैं जमीन से जो पानी होता है ऊपर पत्तियों तक, जड़ों में कैसे पहुंचेगा, जड़ों में कैसे पहुंचेगा, जड़ों में पहुंचेगा वो काय के माध्यम से, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम। क्या पहुंचेगा, जाइलम ले जाता जल को पत्तियों तक, और पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको नीचे तक कौन लेके आता है, फ्लोएम। आप याद कर लेना, जल को ले जाता है जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम। और बना हुआ खाना को कौन फैलाता है पूरे में, फ्लोएम। फैलाना मतलब फ्लोएम, जल माने जाइलम। समझ आए, याद करने के लिए बोल रहा हूं। अब आगे देखें आप, ये लिखा है जाइलम नामक ऊतक तने और पत्तियों में जल पहुंचाता है और खनिजों को घोलता है। एक अन्य ऊतक फ्लोएम पत्तियों में द्वारा बनाए गए भोजन को संपूर्ण पौधे में पहुंचाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन पौधों का वर्गीकरण। जो हमारे लिए जमीन पर पौधे दिखाई देते हैं उन पौधों को हम कितनी कैटेगरी में बांटते हैं, 3 कैटेगरी में, वृक्ष, झाड़ियां और शाख। वृक्ष किसे कहते हैं, आम का पेड़ देखा है, पीपल का पेड़ देखा है, जो बहुत ऊंचे होते हैं, बड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वृक्ष। ठीक है, झाड़ी किसे कहते हैं, आपने मेहंदी का पेड़ देखा है, मेहंदी का पेड़ नहीं होता, झाड़ी होती है। आपने गुलाब देखा है, गुलाब क्या होती है, झाड़ी होती है। आपने बेर देखा है, दरे में से बेर खाए कहूँ गांव में, ककोरा भाई, दरे भाई, वो क्या होते हैं, ककोरा नहीं, मकोरा, ये झाड़ियां होती, नाग, ये सब क्या होती हैं, झाड़ियां होती। मेहंदी का पेड़ जिनकी ऊंचाई कम होती है, जो पौधों से बड़े होते हैं और पेड़ से छोटे होते हैं। पौधे जैसे अब आपने शाख माने क्या, छोटे छोटे पौधे, 1 वर्षीय 2 वर्षीय, है ना। टमाटर का पेड़ क्या है, शाख है, शाख। पौधे हरी सब्जियां, भटा, टमाटर, मिर्ची, गेहूं, चना, चावल, मावल, मिर्ची, फिर्ची, सब क्या है, शाख हैं। छोटे छोटे पौधे क्या कहलाते हैं, शाख। काष्ठ युक्त जिनमें लकड़ी होती है, वृक्ष क्या होते हैं, जिनमें काष्ठ युक्त लकड़ी होती है, सामान्यतः लंबे ऊंचे होते हैं, इनमें एक मुख्य तना होता है। वृक्ष प्रायः उन स्थानों पर उगते हैं जहां पर्याप्त गर्मी और नमी होती है, धूप पड़ती हो, पानी मिलता हो। जैसे वृक्ष लंबे तथा बड़े होते हैं वैसे वैसे शाखाएं और प्रशाखाएं, उसमें से शाखाएं निकलती जाती हैं। परंतु नारियल और पाम के वृक्षों में शाखाएं एक ही होता है, खजूर का पेड़, नारियल का पेड़, और प्राय वृक्ष अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, हजारों साल तक। झाड़ियां काष्ठयुक्त पौधे, काष्ठयुक्त पौधे क्या कहलाते हैं, झाड़ी, जिनमें लकड़ी होती है। अरे गुलाब में भी लकड़ी होती है कि नहीं होती। अब तुम कहोगे साहब गेहूं में भी लकड़ी होती है गेहूं में लकड़ी, चना में लकड़ी होती है क्या, लकड़ी नहीं होती है। वो क्या होता है, उनका तना ही होता है, वो तो उसका भूसा बन जाता है, इसकी लकड़ी हो कम से कम। जो कई तनों के साथ उगना प्रारंभ होते हैं, वृक्षों के रूप में उगने वाले पौधे प्रमुख यदि क्षतिग्रस्त हो जाए अथवा काट दिए जाए तो प्रायः झाड़ी की भांति प्रपुष्ट हो जाते हैं। ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं, इनका तना सदृढ़ काष्ठयुक्त होता है। नींबू, करौंदा,
छोटे छोटे होते हैं। और बैगन बिलिया आदि झाड़ियों के उदाहरण है। इनका जीवन काल भी काफी दीर्घ अनेक वर्ष तक होता है, परंतु यह वृक्षों की तुलना में इनका जीवन काल कम होता है। साग, साग काष्ठ रहित कोमल तने वाले, मतलब इनका तना कैसा होता है, एकदम हरा कोमल। टमाटर है, मिर्ची है, गेहूं है, चावल है, चना है, फसलें हैं, सब्जियां हैं, सब काय में आती हैं, साग। सावंत आकार छोटे होते हैं, इनके जीवन अवधि भी 1 या 2 ऋतु की होती है। आप जानते हैं 1-2 साल में या 2-4 महीने चलता है, 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का जीवन काल हो सकता है। इनका जीवन कम होता है। ये साग औषधि भी पौधे होते हैं, इनमें लाभप्रद औषधि बनाई जाती हैं। धनिया, पुदीना, अजवाइन, सरसों, साग के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताऊंगा आपको, ये वृक्ष बड़े बड़े पेड़, ये झाड़ी छोटे छोटे पौधे होते हैं, मतलब थोड़े से वृक्ष से छोटे। और मैंने कहा कि साग, साग माने ये जैसे धनिया का पौधा है, क्या है, साग है। अब मैंने कहा लता भी 2 प्रकार की होती है। लता जानते हो, लता, बेल, बल। एक तो ऐसी पूरे में फैले बारी, उसे हम बोलते हैं बिसरपी लता। क्या बोलते हैं, तो जमीन पे फैल जाए उसे क्या बोलते हैं। जैसे आपने देखो कदुआ है, लौकी है, गिलकी है, क्या होती हैं, कुछ लताएं होती हैं जो सीधी ऊपर ऊपर चढ़ती हैं, सीधी ऊपर चढ़ती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, आरोही। क्या बोलते हैं, आरोही लता, बिस्तरपी लता और आरोही लता। ठीक है, अब पौधे के अंग तंत्र की बात करें। पौधे का जो अंग होते हैं, अब पौधे में अंग आपने देखे हैं, पौधे में कौन कौन से अंग होते हैं। पौधों के अंग ये हैं। सबसे पहले पौधे में क्या है, जड़ है, ऊपर ये निकला है, क्या है, तना है, और ये शाखाएं, ये क्या है, डालियां, क्या है, डालियां। इनमें क्या लगी हैं, पत्तियां, और इनमें क्या लगे हैं, ये फूल, क्या लगे हैं, फूल। फूल से क्या बनते हैं, फल। तो यही हो गए ना, रूट जड़, स्टेम तना, लीफ पत्तियां, फ्लावर। ठीक है, ये क्या है, शाखा, ये क्या है, फल, फ्रूट। ठीक है, ब्रांच। ये सब कुछ बनता है काय से, एक बीज से बनता है। काय से बनता है, एक बीज। याद रखना, कोई भी बीज होता है, जैसे मैंने कहा कि साहब ये मिट्टी है, इसके अंदर मैंने डाला एक बीज। क्या डाला, एक बीज। ये किसी चीज का बीज है। जब इसको जमीन के अंदर पहुंचता है और उसे क्या मिलती है, नमी मिलती है। क्या मिलती है, नमी, जल। तो ये सड़ता है, और सड़ने से, थोड़ी साइंस की भाषा में इसे बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन, ग्लाइकोलिसिस। इससे मिलती है इसको एनर्जी। क्या मिलती है, एनर्जी। और इसमें क्या होने लगता है, अंकुरण। क्या होने लगता है, अंकुरण। इससे 2 तने निकलते हैं, एक तना जाता है ऊपर की ओर और एक तना जाता है नीचे की ओर। इसे हम बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं प्रांकुर। क्या बोलते हैं, प्रांकुर। प्रांकुर बढ़ता है किस तरफ, सूर्य की तरफ, और ये मूलांकुर बढ़ता है सूर्य से दूर, जमीन की गहराई में। इससे बनती है क्या, जड़। इससे क्या बनता है, तना। और तने में क्या निकलती हैं, डालियां। डालियों में क्या बनते हैं, पत्तियां। पत्तियों से एक साथ में लगते हैं फूल। फूल से बनते हैं फल। बात समझ में आई क्या, बस। तो यही तो समझना था, क्या कठिन है बताओ। तो भाई देखिए क्या बात कर रहे हैं। प्रत्येक पौधे स्थान पर आसानी से देखने को मिलते हैं। प्रत्येक पौधे का नाम, रंग, आकार, प्रजाति भिन्न भिन्न होती है। पौधे को देखते ही उसके 2 भाग दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देता है, एक तो दिखाई देता है उसका तना और जड़। तो पौधे का भाग जो भूमि के नीचे जाता है वह हरा नहीं बल्कि सफेद या मटमैला होता है, उसे क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़। पौधे का भाग भूमि के बाहर ऊपर निकला हुआ होता है, जिसका रंग हरा होता है। भूमि के अंदर रहने वाले भाग को जड़, और भूमि के ऊपर रहने वाले भाग को प्ररोह। प्ररोह माने तना, स्टेम। प्ररोह में तना, पत्तियां, पुष्प और फूल आते हैं। तना में क्या आते हैं, ठीक है, सब आता है, पत्तियां, फूल तने में आते हैं। पौधे के अंगों का नंबर 1 क्या है, जड़। जड़ पौधे का वह भाग है जो प्रकाश व वायु से दूर अंधकार और भूमि के अंदर जाता है, और यह जड़ ही पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहयोग करता है। यह जड़ ही है कि पौधे को जल ऊपर सोख करके भेजता है। जमीन में हम पौधा खाना कहाँ से खाता है, पौधे का मूत्र तक सब ले, पौधे यूरिया पत्तन लगा दो खा ले हैं। एक आदमी था, उसका नौकर था बेचारा सीधा सच्चा, वो कहीं गया तो उसको कह गया कि साहब बेटा ये पौधे मैंने बड़ी मुश्किल से लगाए हैं, इनको समय पे पानी और खाद देते रहना। तो बढ़िया वो आराम से
लेता, जग भर के ले जाता, पूरे पौधों को ऊपर से बढ़िया पत्तियों पे पानी डालता, उन्हें साफ करता, बहुत मेहनत करता बेचारा, पूरे तने को धो देता, उन्हें उन्हें पत्तियों को उन ऊपर उनके खाट छिड़क देता, बहुत मेहनत करता बेचारा। पर 5-7 दिन में जब मालिक आया तो सारे पौधे सूख गए। क्यों सूख गए? क्योंकि उसको जड़ों को देना चाहिए था। तो जड़ों से ही पौधा खनिज पदार्थ लेता है, खाद लेता है, पानी लेता है, सब कहाँ से लेता है? जड़ों से लेता है। जड़ बड़ा महत्वपूर्ण चीज है भैया। वह भूमि के अंदर नीचे की ओर पतला होता चला जाता है। इस लंबे भाग को प्राथमिक जड़ कहते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि अगर किसी जड़ की बात करें, हमने कहा साहब ये कोई पौधा है, ये कोई पेड़ है, इसकी जो जड़ है, एक तो ये मेन जड़ होगी, इसमें से क्या निकली रहेंगी? साइड में जड़ है। तो इस जड़ को क्या कहेंगे? प्राथमिक जड़। ये क्या कहलाएगी? प्राथमिक जड़। और ये कहलाएंगी क्या? द्वितीयक जड़। क्या कहलाएंगी? द्वितीयक जड़। समझ में आ गई मेरी बात? फिर जड़ें भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा कि साहब एक जड़ तो जो होती है, जैसे ये मैंने वृक्ष बनाया था, इसकी जो जड़ है, ये इसकी जड़ है, मेन जड़ से बोलते हैं मूसला जड़। क्या बोलते हैं? इसमें साइड में रहती हैं। आपने कभी देखा है खजूर का पेड़? देखा है? खजूर का पेड़ होता है ऐसा, खजूर का पेड़, उसकी जो जड़ें होती हैं वो सिर्फ यहीं 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 जड़ें होती हैं। या आपने कभी देखा हो गन्ना, तो गन्ने जड़ यहीं होती हैं। कभी आप देखा आपने गेहूं का पौधा, तो उसकी जड़ें भी यहीं यहीं होती हैं गुच्छा। इन जड़ों को क्या बोलते हैं? जकड़ा जड़। क्या बोलते हैं? जकड़ा जड़। कभी आपने देखा होगा बरगद का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ जो होता है ऐसा, उसमें से साइड में जड़ रहती हैं, ऐसी आ जाती हैं, ऊपर से नीचे रहती हैं। इनको बोलते हैं क्या? अपस्थानिक। क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़। क्या बोलते हैं? जो मूल अंकुर को छोड़ करके प्रांकुर से ही कहीं से निकल जाए, उन्हें कहते हैं अपस्थानिक। जैसे अपना मूली है, वो कैसी जड़ है? वो जड़ है मूसला जड़। कैसी है? जबकि मैंने कहा कि आपसे गेहूं की जड़, गन्ना की जड़, चावल की जड़, है ना, बांस की जड़, खजूर की जड़, नारियल की जड़ क्या कहलाती हैं? वहीं के वहीं ऊपर ऊपर होती हैं। क्या कहलाती हैं? झगड़ा जड़। ठीक है, समझ में आ गया क्या आपको? आ रहा है क्या? देखा है क्या आपने? यह जड़ें भूमि के अंदर निश्चित क्षेत्रफल में जाल बिछाए हुए पाई जाती हैं। जड़ों का प्रमुख कार्य पौधों को स्थिरता प्रदान करना, भूमि के अंदर पाए जाने वाले खनिजों को शोषण कर और संचालन करना है। देखिए, तने की बात करें, तना जो होता है पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग होता है तना। कौन सा भाग होता है भैया? पौधे का वह भाग तना होता है। जो पौधे का वह भाग लंबा और पतला होता है। शाकीय पौधों में इसकी लंबाई 30 इंच से 45 इंच होती है। तने की वृद्धि इसके सिरे पर होती है, अतः सिरे को वृद्धाग्नि मतलब अगला हिस्सा बढ़ता रहता है। पूरा स्तंभ गांठों और अंतर गांठों से भरा हुआ होता है। अगर आप तने को काट के देखोगे तो उसमें गांठें होती हैं, और अंतर गांठें दो गांठों के मध्य पाए जाने वाले स्थान को कहते हैं पर्व। इन्हीं का दूसरा नाम है। इन्हीं पर्वों से पत्तियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? पत्तियां। पत्तियां क्रम से निकलती हैं, और तने का कार्य ऊपरी भाग को सीधा रखना और खनिज का संवहन करना और खाद्य संचय, संचय मतलब क्या होता है? जो बना है भोजन उसे इकट्ठा करना आदि कार्य होता है। और प्रजनन भी तने में लगे हुए फूल ही करते हैं। शाखाएं, आप जानते हैं पौधे तने से बहुत शाखाएं, ब्रांचेस इधर उधर निकलती हैं। इनके निकलने का कुछ पौधे में क्रम होता है, परंतु अधिकांश पौधों में बिना क्रम के निकलती हैं। ये शाखाएं मुख्य तने से तुलना में पतली होती हैं। मेन तना उसकी अपेक्षा पतली होती हैं। मोटी नीचे की ओर शाखाएं अधिक आयु वाली होती हैं। जो नीचे की शाखा है वो पुरानी है, ऊपर की शाखाएं कैसी हैं? नई हैं होती हैं। ऊपर वाली पतली शाखाएं कम आयु की होती हैं। नई शाखाओं से निकलने के इस क्रम को अग्रविशारी क्रम कहते हैं। पत्ती के पर्व व डंठल के मध्य एक कोण होता है, इस कोण को कक्ष कहते हैं। और कुछ कलिकाएं इस कक्ष में ही पाई जाती हैं। इन कलिकाओं को अक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं। ये बात शायद आपको समझ में आ रही हो, नहीं आज बता देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए भैया, ये कोई पौधा है, ये पौधे का तना है। इसमें से मैंने कहा साहब यहाँ से निकल गई शाखा, ये शाखा निकल गई। अब यहाँ पे क्या निकलना है? पत्ती निकलना है। क्या निकलना है? ये पत्ती है, ये मैंने कहा ये पत्ती है।
ये जो कोण बन रहा है इसे क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं। समझ में आई क्या मेरी बात? इसे कक्ष बोलते हैं। ठीक है भैया। पत्तियां पत्तियां तने व शाखाओं के पर्श तल से ऊर्ध्वी रूप में निकलकर साधारणतः हरे रंग की रचना होती है। पत्तियों में कैसा रंग होता है? हरा। और वो हरा रंग काय की वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से, जो भोजन का निर्माण करते हैं। तने पर ये पर्व संधियों पर पाई जाती हैं और इनके कक्ष में एक कलिका अवश्य होती है। साधारणतः हरी पत्तियों को सामान्य पत्ती कहते हैं। पत्तियां तने से एक फूले हुए भाग द्वारा जुड़ी रहती हैं। इस जुड़ने वाले भाग को पत्रधार या पर्णधार या अपन कहते हैं अपनी भाषा में डंठल। क्या कहते हैं? डंठल। पर्णधार से एक डंठल निकला हुआ होता है। इस निकले हुए डंठल को पर्णवृंत क्या कहते हैं? पर्णवृंत। यह काफी चौड़ा व पतला होता है। पत्ती के बीच बीच पाए जाने वाले सिरा को मध्य सिरा, तो बीच की लाइन होती है क्या बोलते हैं? मध्य सिरा। मध्य सिरा के दोनों ओर इस तरफ भी और इस तरफ भी आड़ी आड़ी लाइनें होती हैं। दोनों ओर अनेक शाखाएं पाई जाती हैं। इन्हें पार्श्व सिराएं कहते हैं, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती हैं। इसे सिरा विन्यास कहते हैं। सरसों के पौधे में पत्तियां सर्वाधिक हरे रंग की होती हैं। कौन से पौधे की? सरसों की। इसका रंग पर्णहरित की उपस्थिति के कारण होता है। हरा रंग का होता है? पर्णहरित। पर्णहरित मतलब क्या? क्लोरोफिल। और इसी की वजह से पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। पत्तियों का कार्य क्या होता है? उत्स्वेदन, श्वासन, श्वास लेता है, CO2 को लेता है, O2 को छोड़ता है। उत्स्वेदन मतलब क्या होता है? ये पानी जो होता है एक्स्ट्रा, वो उनमें पाए जाने वाले छिद्र जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, उनसे भाप बन के निकलता रहता है। और यह प्रकाश संश्लेषण आदि में सहायक होती है। ठीक है। फूल की बात करें तो फूल की रचना विशेष प्रकार की पत्तियों द्वारा होती है। आप देखते हैं ये फूल है। आप फूल को देखेंगे तो फूल में आप ये पौधे का क्या कहलाता है? जनन अंग। क्या कहलाता है? जनन अंग। एक ही फूल में दोनों अंग होते हैं, पुरुष जननांग भी और मादा जननांग। देखिए ये जो डंठल है ये क्या है? डंठल। ये हरा रंग की जो फूल की जो पत्तियां होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम? बाह्यदल। क्या बोलते हैं? बाह्यदल। वो सारी ये रंगीन पत्तियां हैं, ये गुलाबी रंग से बोलते हैं दल पंखुड़ी, या इन्हें बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। ठीक है। अब इसमें आपने देखा है एक तो ये बीच का जो पीला हिस्सा है ये इधर नीचे फूला हुआ है, ऊपर पतला होता हुआ आगे चला गया। ये बीच का हिस्सा ये क्या है? मादा जनन अंग है। क्या है? इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? इस पूरे को बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर, या ऐसे बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। क्या है? जायांग। ये स्त्री केसर, ये इसमें नर मादा जननांग है। ये जो है ये फूला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं क्या? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। यहीं पर अंडे पाए जाते हैं। इसी में क्या पाए रहे हैं? ये बीजांड। क्या है? इसी में पाए जा रहे हैं। ये मादा युग्मक अंड कोशिकाएं हैं। ठीक है। ये अंडाशय है, इसी में बीजांड है जिसमें मादा बीजांड पाए जाते हैं। आगे जाता है ये सिरा, इसके जो पतली नलिका है इसे बोलते हैं वर्तिका। ये क्या है? ये वर्तिका। ये क्या है? वर्तिका। और इसके ऊपर इसका जो खुला हुआ मुंह है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। सही में आ गया। ये हमारा मादा जनन अंग जिसे जायांग या स्त्री केसर बोलते हैं। इसके साइड से ये जो निकल रहे हैं ये दिख रहे हैं, इन्हें ही बोलते हैं क्या? इन्हें बोलते हैं पुंकेसर। ये नर जननांग है, ये पौधे के नर जननांग हैं। ये क्या कहलाते हैं? पुंकेसर। ये जो तंतु है इसके ऊपर जो पाया जा रहा है इसे बोलते हैं पराग कोष। क्या बोलते हैं? इस पराग कोष में छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? पराग कण। क्या बोलते हैं? पराग कण। क्या बोलते हैं? पराग कण। ये पराग कण यहाँ से निकलकर हवा के द्वारा, कीट पतंगों, मधुमक्खी, भौरों के द्वारा जब यहाँ पहुंच जाते हैं वार्तिकाग्र में और अंदर एंटर करते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं? अंडाशय में। अंडाशय में काय से मिलते हैं? जाके बीजांड से। और वहां पर पराग और बीजांड मिलकर के निषेचन करते हैं और युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण। पौधे का बच्चा, पेट में बच्चा, पौधे के पेट में बच्चा, उसी से क्या बनता है? फल बनता है। क्या बनता है? फल। वो भ्रूण बड़ा होकर ही क्या बनता है? फल बनता है। इस प्रकार से पौधे में क्या होता है? प्रजनन होता है। क्या होता है? प्रजनन होता है। समझ में आ रही क्या मेरी बात? तो अगर इस ही पौधे के पराग कण
इसी ही पौधे की, इसी ही फूल के वहाँ में चले गए काय में, अंडाशय में या मार्जनांग में, तो उसे हम बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। लेकिन इस पौधे, इस फूल के पराग दूसरे पेड़ या दूसरे फूल में चले गए तो उसे क्या बोलेंगे? पर परागण कहा जाता है। समझ में आ रही क्या मेरी बात भैया? तो यही कह रहे हैं, फूल की रचना विशेष प्रकार की पत्तियों से होती है। यह पौधे का सर्वाधिक सुगंधित, रंगीन व सुंदर भाग है। इसी में पौधे के प्रजनन अंग रहते हैं। इन अंगों के अनुसार फूल एक लिंगी अर्थात नर या मादा, द्विलिंगी अर्थात कभी कभी फूल एक लिंगी भी होते हैं। जैसे आपने देखा पपीता का पौधा होता है, एक में फल लगते हैं, एक में फल लगते ही नहीं है, उसे हम बोलते हैं क्या है? नर पपीता है। क्या है? उसमें अकेले फूल ही फूल लगते हैं बस। तो कभी कभी पौधे एक लिंगी भी होते हैं, कुछ पौधे जिनमें केवल नर, जिनमें केवल पराग लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल मादा होते हैं। लेकिन ज्यादातर पौधे कैसे होते हैं? द्विलिंगी, कि एक ही फूल पर नर जननांग भी होता है और मादा जननांग, अर्थात नरमा दोनों अंग होते हैं। तने पर फूलों के लगे क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। तने के जिस भाग पर फूल लगे पाए जाते हैं उसे पुष्प दंड कहते हैं। पुष्प को जोड़ने वाले भाग को डंठल या पुष्प व्रंत कहते हैं। इसके आगे फूल के एक भाग के ऊपर एक छोटे बड़े गोल जल्लों की तरह निश्चित क्रम में लगे रहते हैं, और प्रत्येक जल्लों के चक्र को आवर्त कहते हैं। फूल में वाह दलपुंज जो हरा वाला भाग होता है, दलपुंज जो रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं, पुमंग मतलब होता है पुरुष का जननांग जिसमें केवल पराग कण और पराग कोष होता है। जायांग मतलब होता है स्त्री केसर जिसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। 4 भाग होते हैं, ये पुष्प के 4 भाग होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब बीज क्या होता है? तो जो बीज होता है, हमने कहा कि जब तक सुषुप्त अवस्था का पौधा सो रहा है तो बीज है। गेहूं है अभी सो रहा है, जगेगा कैसे? मिट्टी में डाल दो, नमी मिलेगी, सूर्य का, और वो सड़ेगा और जग के पौधा बन जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? बीज क्या है? बीज पौधे का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। बीज में ही क्या छुपा हुआ है? बड़ा पेड़ छुपा हुआ है कि नहीं? सूक्ष्म भाग में वयस्क पौधे के संपूर्ण अंग लघु रूप में पाए जाते हैं। इतना बड़ा पेड़, इमली का पेड़, इतने से बीज में है कि नहीं? लेकिन टाइम के साथ निकल के आएगा। बीजों का निर्माण गर्भाशय में होता है, मतलब जो अंडाशय होता है उसी में बनता है। इसलिए कहा जा सकता है कि बीज पौधे का वह भाग है जो फलों के अंदर सुरक्षित रहता है। और अब आपने देखा सब, मटर का बीज फली के अंदर, आम का बीज आम के फल के अंदर गुठली के रूप में होता कि नहीं होता? क्योंकि यह स्वयं ही एक नन्हे पौधे के रूप में बीज के अंदर होता है। अतः बीज को सुसुप्त पौधा भी, सुप्त माने क्या? सो रहा है ऐसा पौधा क्या है? बीज मतलब क्या है? सोया हुआ पौधा ही तो है। बीज के अंदर पाए जाने वाले भोजन की मात्रा व बीज पत्रों के आधार पर बीजों को 2 वर्गों में बांटा गया है। आपने देखा है कि बीज द्विपत्री होते हैं या फिर एक बीज पत्री। आपने गेहूं देखा है कि नहीं देखा? सबने देखा है। चावल देखा है, मक्का देखी है, ज्वार देखी है। क्या इनको तोड़ोगे तो इनके 2 पत्र होंगे, 1 पत्र होगा? इनको तोड़ोगे तो इनकी दार नहीं होगी। लेकिन चना को तोड़ोगे तो, मटर को, मसूर को, सोयाबीन को, मूंगफली को, काजू को, बादाम को, नींबू को, इमली को, सबको तोड़ना तो इनके बीज के 2 पत्ते हो जाए। अरे इमली के बीजा से अपन चौपर खेलते थे, उसको बीच में से तोड़ के उसे घिस लेते थे, काली सफेद हो जाती थी। जिनकी दाल हो जाए वो द्विबीजपत्री, जिनकी दाल ना हो वो एक बीजपत्री। एक बीजपत्री पौधों का जो कुल होता है वो कहलाता है ग्रेमिनी, और द्विबीजपत्री पौधों का क्या कुल होता है? लेग्युमिनिस। कुल तो बहुत सारे होते हैं पर ये ज्यादा प्रसिद्ध कुल हैं। ग्रेमिनी में हमारा गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, बांस है, घास है, ये सब काय में आते हैं? ग्रेमिनी कुल। आप अगर इन सारे पौधों को दिमाग में लो तो आपको समझ में आएगा कि सारे पौधों का रंग रूप आकार लगभग एक जैसा है। चाहे तो तुम बांस को देख लो, चाहे गन्ना को देख लो, चाहे आप घास को देख लो, चाहे गेहूं को देख लो, चाहे धान को देख लो, चाहे मक्का को देख लो, चाहे ज्वार को देख लो। बताओ मक्का ज्वार एक जैसी लगती है नहीं लगती? पौधे एक जैसे हैं कि नहीं मक्का के ज्वार के? और गन्ना को अलग है होगा, बस ने एक मोटो ही तो है वो, है ना? और बांस थोड़ा सा और लंबा है तो ऐसा ही ना।
अगर बांस को मैं जादू कर दूं तो बांस ही क्या बन जाएगा, गेहूं। बड़ा है तो बांस, और छोटा कर दिया तो क्या हो गया, वो गेहूं जैसा पौधा हो गया, नहीं हुआ गया, हो गया गेहूं जैसा। और गेहूं जैसा जैसा क्या है, धान का पौधा। तो सारे पौधे जो एक कुल है, इसलिए इनका नाम है ग्रैमनी, लेग्यूमिनेसी। देखिए क्या कह रहे हैं, जिन बीज एक बीज पत्री, जिन बीजों में केवल एक बीज पत्र बोया जाता है उन्हें एक बीज पत्री पौधे क्या, जैसे मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा। द्विबीजपत्री जैसे समान आकार के दो बीज पत्र वाले पौधों को द्विबीज कर, जैसे कि क्या है, जैसे कि चना है, अंडी है, मटर है, संतरा है, नीम है, इमली है ना, ये सब क्या है, ये सारे देख लो, ये एक बीज पत्री हैं। जोंकरा है, मका है, गेहूं है, ये सब द्विबीज पत्री हैं। ये कदुआ के बीज आएंगे, ये क्या काय के बीज आएंगे, जो सोयाबीन है वो, ये कछू रहेंगे। चम्मच में धरे रहे। अब अपन कल पढ़ेंगे बीजों का अंकुरण कैसे होता है। अब कल ही पढ़ेंगे, संस्कृत भी कल ही पढ़ेंगे, मेरी बस की नहीं बची आज तो भैया।